हाँ, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे हों, खुशहाल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी जॉब के लिए, तो देखेंगे हम लोग आज अभिप्रेरणा के बारे में देखेंगे। मोटिवेशन, अंग्रेजी में अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अभिप्रेरणा। एक होता है मोटम, मोटम लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, मोटम, और एक मोवेयर, मोवेयर, दोनों का शब्द होता है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द, दोनों का अर्थ है टू मूव, टू मूव। टू मूव का मतलब होता है गति करना, गति करना। अच्छा, मोटिवेशन जो प्रेरणा होती है ये आंतरिक प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति में मोटिवेशन आंतरिक रूप से आता है, बाह्य रूप से वो एक तरीके से आभास होता है। तो यहाँ पे देखेंगे मोटिवेशन के बारे में कि मोटिवेशन अगर जिस व्यक्ति में नहीं है तो वो व्यक्ति सीख नहीं सकता। इसीलिए इसको अधिगम का राजमार्ग, अधिगम की सुनहरी सड़क, अधिगम का जो है गोल्डन पथ भी कहा जा सकता है। यानी अधिगम का, अधिगम की सुनहरी सड़क, सुनहरी सड़क या गोल्डन वे या पथ भी इसको कह सकते हैं। कहा जाता है किसको? कि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम नहीं हो सकता, यानी सीख नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर सीख भी लेगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसके कुछ डिफिनीशंस हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डिफिनीशन देखें, पहले है कार्टर वुड की। उन्होंने कहा था कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करना और जारी रखना, उसको नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया है। और मैकडूगल ने कहा था अभिप्रेरणा एक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी कार्य को प्रारंभ करके उसको प्रेरित करती है। दूसरी चीज़ ये लोवेल ने बताया था, अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है और तब तक चलती रहती है जब उसकी आवश्यकता जब तक पूर्ति नहीं हो जाए, जब तक वो संतुष्ट व्यक्ति नहीं हो जाए तब तक उसके अंदर जो है अभिप्रेरणा बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि क्रेच ने कहा था अभिप्रेरणा क्यों के उत्तर देती है, क्यों के प्रश्न का जो है उत्तर देती है। जब अगर किसी व्यक्ति में अभिप्रेरणा हो गई तो उसके लिए जितने भी उत्तर बनेंगे वो जब तक उसको खोज नहीं लेगा तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज़ है कि गिलफोर्ड का बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह एक विशेष कारक है जो कार्य को आरंभ करने और बनाए रखने और के लिए उत्तरदायी होती है। जब किसी कार्य को व्यक्ति करता है और उसको बनाए रखने के लिए क्या है, उसके अंदर अभिप्रेरणा है। जब तक वो अप्रेरित होगा तब तक ही वो उस व्यक्ति को कार्य करेगा। जैसे आप ही हैं, जब पढ़ते हैं और जब तक आपको कहीं न कहीं से किसी भी व्यक्ति को जिसको आप इष्ट मानते हैं, जिसको आप आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, वहाँ से आप अप्रेरित होते हैं कि फ़लाँ ने 10-10 घंटे पढ़ा, फ़लाँ ने इतनी मेहनत किया, इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद भी सफल हो गए, तो वहाँ से आप अप्रेरित होकर के जो है उस कार्य को करते हैं। दूसरी चीज़ है, क्रो एंड क्रो ने कहा था कि यह सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा से ही व्यक्ति किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न होती है। जब तक व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा नहीं रहती तब तक वो उस चीज़ को रुचि नहीं उत्पन्न होगी, और जब तक रुचि नहीं उत्पन्न होगी तब तक वो व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से करेगा नहीं, मन से करेगा नहीं, तन धन से करेगा नहीं। दूसरी चीज़ है कि ये स्किनर ने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, वही जो है गोल्डन राजमार्ग। किसने कहा था? स्किनर ने ही कहा था सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, सीखने की सर्वोत्तम सड़क है, सीखने की सुनहरी सड़क है, जो भी कह लें इसको। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है। अब हम लोग जानेंगे कि अभिप्रेरणा की प्रकृति, यानी अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसको हम केवल बाहर से आभास कर सकते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। कोई अभिप्रेरणा ऐसी कोई प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। बस ये आंतरिक प्रक्रिया जो व्यक्ति के अंदर
उत्पन्न होती है और व्यक्ति उस कार्य को जब करता है तो उस कार्य के रूप में अब प्रेरणा का हम आभास करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही लगनशील है, बहुत मेहनती है, बहुत कर्मठ है, चाहे जिस भी फील्ड में हो। तीसरी चीज़ है आवश्यकता से प्रारंभ होती है। अब प्रेरणा बिना आवश्यकता के प्रारंभ नहीं हो सकती। जब जिस व्यक्ति के अंदर किसी कार्य की आवश्यकता होगी तो वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए अब प्रेरित होगा और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कहीं न कहीं से उसको एनर्जी मिलेगी, कहीं न कहीं से वह प्रेरित होकर के आवश्यकता उसको होगी। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एकदम सही है कि यह जो है उसको मानसिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है प्रेरणा। अब व्यक्ति अगर सोच नहीं रहा है किसी चीज़ के बारे में, चाहे उसको कितना भी समझाया जाए, लेकिन उस चीज़ को वह कर नहीं सकता। जैसे कहा गया है ना कि भैंस के आगे बीन बनाए, भैंस भैंस पकड़ा। अगर वह व्यक्ति मूढ़ है, जड़ है, मूर्ख है, तो उसके आगे हम कितना भी मोटिवेशन की बातें करें लेकिन वह व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो उसकी एक सेंसिटिव प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया, इमोशनल प्रक्रिया है, उसके अंदर इमोशंस प्रक्रिया है, ये पूछता है, ये क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अब प्रेरणा की बात करता है तो पहले क्या करेगा, जैसे कहीं जाएगा तो कोचिंग की ही बात कर लें तो सिलेबस देखेगा, कोचिंग देखेगा, अच्छे टीचर देखेगा, फिर अब स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया है। अगली चीज़ है कि साधन है। साधन का मतलब कि किसी के द्वारा, जैसे प्रेरणा के द्वारा हम किसी कार्य को करते हैं, ना कि ये कोई लक्ष्य नहीं है प्रेरणा। ये क्वेश्चन बनता है कि प्रेरणा क्या कोई लक्ष्य है? निसाध्य नहीं है, प्रेरणा एक साधन है। दूसरी चीज़ है कि अभिप्रेरणा सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। जिस व्यक्ति में अभिप्रेरणा की बात आती है तो अभिप्रेरणा कंटिन्यूअस चलती रहती है और सतत प्रक्रिया नहीं है। गति इसकी अलग अलग होती है। अभिप्रेरणा चयनात्मक प्रक्रिया है, चुनाव भी करती है अलग अलग क्षेत्र के। कुछ लड़के इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ वकील, कुछ सिविल सर्विस के, कुछ अपने अलग अलग क्षेत्र की चयनात्मक प्रक्रिया। अब प्रेरणा एक उत्सुकता परक प्रक्रिया है, इसके लिए उत्सुकता युक्त होना चाहिए। जैसे अगर जिस व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा है, वो अभिप्रेरित है, मोटिवेशन है उसके अंदर, तो घोड़े की तरह हर समय कार्य करता रहेगा। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे जो लोग हैं 10-10 घंटा 12-12 घंटा तक क्यों पढ़ते रहते थे। कि आज कोई व्यक्ति आधा घंटा 1 घंटा पढ़ता तो बोर होकर के उठने लगता है, अगर यार ये हो गया, क्योंकि उसके अंदर प्रेरणा नहीं है। लेकिन जो लोग प्रेरित होते हैं किसी से, तो वो लोग लगनशील, तन मन धन से, कर्मठता से उस कार्य को करते हैं, तो कहीं न कहीं से वो प्रेरित होते हैं। तो इस तरीके से वो उत्सुकता परक प्रक्रिया है। अब कुछ प्रकार, मतलब मुख्य रूप से देखेंगे 2 ही प्रकार हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे देखें प्रेरणा जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात का मतलब वही जैविक जिसको कहेंगे, सकारात्मक भी इसको कहेंगे, प्राथमिक भी कहेंगे, आंतरिक भी कहेंगे, प्राकृतिक भी कहेंगे, स्वाभाविक भी कहेंगे, अनसीखी। वुडवर्थ ने कहा था कि अनसीखी प्रक्रिया जो आपकी जन्मजात होती है, किसने कहा था? अनसीखी, वुडवर्थ ने कहा था। और शारीरिक ये प्रक्रिया, जैसे कि अब आप समझ लें कि जन्मजात जो नेचुरल, मतलब कि आप के अंदर वो सिखाई नहीं गई है, वो पहले से ही विद्यमान है। जैसे आपका क्या क्या है, भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, मल मूत्र त्याग है, मातृत्व प्रेम है, आदर है, सफलता की इच्छा है, उपलब्धि है, खेलना है, उपकरण, ये सारी प्रक्रिया आपकी क्या है? जन्मजात है ना। जो बच्चा सब कुछ उसके जो पहले से ही उसके अंदर विद्यमान है ना। दूसरी चीज़ है कि अर्जित। अर्जित माने जो वातावरणीय भी इसको कह सकते हैं, बाह्य कह दें, द्वितीयक कह दें, अजैविक कह दें, नकारात्मक, सामाजिक। इसमें क्या है कि जैसे प्रशंसा उसकी हो रही है, पुरस्कार मिल रहा है, दंड मिल रहा है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो शिक्षण सहायक सामग्री जो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों उसके द्वारा दिखा करके बच्चों को पढ़ाते हैं गतिविधि के माध्यम से। एक लक्ष्य, शिक्षक संबंध और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि, ये सब क्या है? आपकी अर्जित प्रक्रिया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अब यहाँ देखिए आपके जैसे प्रशंसा या पुरस्कार ही ले लें, ये कौन सी प्रक्रिया, कौन सा आपका है? आपका अर्जित या अजैविक या सामाजिक प्रेरणा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे से कहता है कि तुम अगर परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें हम एक साइकिल गिफ्ट में देंगे,
तो अगर यह बात कहता है तो क्या यह आंतरिक प्रक्रिया है कि यह बाह्य प्रक्रिया है क्या? तो वो उसकी कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? आंतरिक प्रक्रिया। हालांकि गिफ्ट जो है नहीं, पुरस्कार अगर कह रहा है कि पुरस्कार तो है तो वो बाह्य प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर वो शब्द कह रहा है कि तुम्हें हम देंगे तो उसके अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा, तो उसकी आंतरिक प्रक्रिया हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि बच्चा इंजीनियर बनने के लिए कड़ी मेहनत किया, तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? कड़ी मेहनत किया। अब कड़ी मेहनत किया इंजीनियर बनने के लिए, कौन सी प्रक्रिया? ये भी आपकी आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा घुमा घुमा के पूछता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अभिप्रेरणा के समझने के लिए जो है इसको कई स्टेप में बांट दिया गया, जिसको सोपान कहते हैं, जो जिसमें आवश्यकता है और अंतर्नोद है और प्रोत्साहन है। आवश्यकता किसे कहते हैं? अब इसे आप देखेंगे कि आवश्यकता प्राणी के शरीर के जब किसी चीज़ की कमी या अधिकता की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। जैसे हम आप हैं, अगर किसी भी चीज़ की कमी होगी या मान लीजिए किसी चीज़ की अधिकता होगी, किसी के कारण से होगी, तो जब वो अवस्था होगी तो जिसके कारण से होगी उसको हम क्या कहेंगे? आपकी आवश्यकता कहेंगे। भाई क्या कमी है, क्यों उस चीज़ की हमको आवश्यकता पड़ रही है? तो ये चाहिए, जैसे मान लीजिए भूख है, अब भूख लग रही है तो हमको भूख की आवश्यकता है, तो जो भी किसी भी कारण से कमी होगी या उसकी अधिकता होगी तो उसको हम आवश्यकता कहेंगे। आवश्यकता भी आपकी दो प्रकार की होती है। एक तो मान लीजिए आपकी होती है शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता में आपकी है भूख, प्यास, काम, नींद, मल मूत्र, त्याग। अब इसमें देखेंगे शारीरिक आवश्यकता में, और जिसे आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो ने दिया, तो ये भी क्वेश्चन आता है। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। मैस्लो ने दिया था। यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे ये हो गया शारीरिक आवश्यकता। अब इसमें कभी कभी पूछता है कि इसमें कौन सी आवश्यकता सबसे कम महत्वपूर्ण? ये काम की आवश्यकता सबसे कम महत्वपूर्ण है। चक्रीय आवश्यकता किसे कहते हैं? भूख, प्यास और काम को, यानी ये सबसे कम है, सबसे कम इसको कहेंगे, सबसे इसकी ज़रूरत कम हो सकती है। लेकिन अगर पूछेगा चक्रीय आवश्यकता किसे कहते हैं? चक्रीय आवश्यकता तो इसे आप कहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आता है, यानी भोजन कह लें या पानी कह लें और काम, ये चक्रीय आवश्यकता। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, फिर उसके बाद काम की, ये तीनों जो चक्रीय आवश्यकता स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति के अंदर जो है वो हार्मोनल सिक्रीशन की वजह से होती रहती हैं। बाकी उसके अलावा जितनी भी आवश्यकता हैं वो आपकी शारीरिक आवश्यकता है। जैसे प्रशंसा हो गई, सुरक्षा की भावना हो गई, पुरस्कार हो गया, ये सारी जो है आपकी सामाजिक आवश्यकता है। जो हेनरी मूरे एक वैज्ञानिक थे, हेनरी मूरे ने जो शारीरिक आवश्यकता थी, शारीरिक आवश्यकता को कितने प्रकार? 12 प्रकार से बताया था। और जो सामाजिक आवश्यकता को 28 प्रकार का बताया था। कितना प्रकार के? 28 प्रकार। ये भी पूछता है कि हेनरी मूरे ने शारीरिक आवश्यकता को कितने प्रकार से बताया था? 12 प्रकार से, और सामाजिक आवश्यकता को 28 प्रकार का बताया था। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ अंतर्नोद, चालक या प्रणोद, इस किसे कहते हैं? जब प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह व्यक्ति तनाव की स्थिति में हो जाता है और उस तनाव या उसकी पूर्ति करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी सक्रियता को चालक, अंतर्नोद या प्रणोद या ड्राइव कहते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उस कार्य को पूरा करने के लिए और या उसे प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तनाव में हो जाते हैं कि जल्दी हमारा कार्य हो जाए।
पढ़ना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे काम हो, चाहे जो भी हो, तो उसी अवस्था को उन्होंने कहा अंतर्नोद कहा। क्या कहा? अंतर्नोद। सीधा सीधा है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम जो है उसको करना चाहेंगे, हमारे अंदर तनाव होगा, सक्रियता होगी, उस सक्रियता को हम क्या कहेंगे? आपको अंतर्नोद कहेंगे, अंतर्नोद कहेंगे। इस तरीके से तीसरा है आपका प्रोत्साहन। क्या है? प्रोत्साहन। अब उसी चीज़ को जब आपकी उस अंतर्नोद की पूर्ति हो जाती है, जब वो आप व्यक्ति क्या है? तनाव में है, उसके अंदर सक्रियता है, किसके लिए? उसी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। जब उसको प्रोत्साहन मिल जाता है, उद्दीपन मिल जाता है, नहीं, प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। आवश्यकता के कारण व्यक्ति के अंतर अंतर्नोद आया, तनाव आया और सक्रियता आई, और जब उसको प्रोत्साहन मिल गया तो व्यक्ति क्या हो गया? वो संतुष्ट हो गया। तो इसकी चालक में कमी हो जाती है, तो वो व्यक्ति क्या होगा भाई? सक्रिय। अब उसको जो चाहिए वो मिल गया, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोत्साहन कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। या प्रोत्साहन भी दो प्रकार का होता है। प्रोत्साहन 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 भी दो प्रकार का होता है। देखिए, एक सकारात्मक, सकारात्मक, एक नकारात्मक, नकारात्मक। जैसे आप देखें कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और अपने पापा से बुक मांग रहा है पढ़ने के लिए, यानी कोई बच्चा है या इस तरीके से, या खाना ही मांग रहा है या कोई आवश्यकता की चीज़ मांग रहा है, अगर उसको मिल गई तो क्या हो गया? सकारात्मक हो गया। अगर नहीं मिले, उसको डांट पड़ गई या थप्पड़ मिल गया, तो कुछ समय के लिए वह भी नहीं मांगेगा। तो कौन सी? प्रोत्साहन उसका हो गया नकारात्मक, यानी उसको डांट मिलना, थप्पड़ मिलना, मार खाना, भगा देना, किसी आवश्यकता की पूर्ति न होना उसके लिए, और उसके लिए जो है वो आपकी नकारात्मक प्रोत्साहन हो जाएगा। और देखें कुछ चीज़ें हैं जो आवश्यकता, अगर इसको हम चार्ट से ऐसे कभी कभी दिखा देता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी है, ये आपकी मोटिवेशन है, ये हमसे दिखा देते हैं इसको मोटिवेशन। और इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए ये 2 और 3, यहाँ पे पहले नंबर पे नीड है, नीड मतलब आवश्यकता। फिर उसके बाद आपकी ड्राइव जो आपका अंतर्नोद है, और यहाँ पे इंसेंटिव प्रोत्साहन है। तो यहाँ से ये चलेगा यहाँ, फिर यहाँ से ये चलेगा यहाँ। जब यहाँ से ये चलेगा यहाँ, तो इसके अंदर तनाव उत्पन्न होगा। क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा। जब इंसेंटिव उसको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आवश्यकता, ये पूरा इस तरीके से कभी कभी चार्ट दे देता है। यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे कि आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन कभी कभी पूछता है कि प्राणी के शरीर में पानी की कमी है, तो ये आपकी आवश्यकता है भाई, पानी की कमी है, आवश्यकता है। तो किसकी? अब अंतर्नोद क्या होगा? प्यास, यानी प्यास के कारण वो व्यक्ति परेशान रहेगा, नहीं, सक्रिय रहेगा। उसको क्या मिल जाएगा? प्रोत्साहन क्या मिल जाएगा? पानी। जब पानी मिल जाएगा तो पानी की कमी के कारण, शरीर में जो पानी की कमी के कारण व्यक्ति परेशान है, प्यास के कारण वो संतुष्ट हो जाएगा। भोजन की कमी क्या है? अंतर्नोद क्या है? भूख है, और प्रोत्साहन क्या है? भोजन है। नींद की कमी, नींद अंतर्नोद है, नींद के कारण वो बेचैन है, उसको सोने का मिल गया, प्रोत्साहन सोने का मिल गया, फिर वो संतुष्ट हो गया। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।